नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों की ईवीएस की क्लासेस हो चुकी हैं। आप सब लोग वो क्लासेस देख सकते हैं। इसके बाद आज से हम लोग अपनी आईसीटी की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आईसीटी में आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट 8 है, यूजीसी नेट में 8 यूनिट, ठीक है, आईसीटी। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो एब्रीविएशन है, जिस फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो क्वेश्चन काफ़ी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आईसीटी से रिलेटेड करंट भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एब्रीविएशंस मैंने दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे, बाकी टेलीग्राम पे आप लोगों को सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एआई है, जो उसका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हमारा है एएलयू, इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे बेसिक हमारा दिया हुआ है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक। इसी प्रकार से और भी है, जैसे ये हमारा यहाँ पे दिया है सीसी और बीसीसी। तो ये दोनों किसके हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे ईमेल जब पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म आते हैं। एक होता है बीसीसी, जिसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस और सेकेंड हमारा जो सीसी है, उसका अर्थ है कार्बन कॉपी। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे हमारा ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, और CRT हो गया कैथोड रे ट्यूब। इसी प्रकार से और है, जैसे CD का हमारा पूछा जा चुका है। CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं PDF दे दूँगी। तो आज हम लोग मेन पढ़ेंगे, हमारे एब्रीविएशन ये सब सारे हो गए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक टर्म, ठीक है। जैसे हमारा इनपुट आउटपुट हो गया, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमारी मेमोरी क्या है और कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें देखेंगी। तो हमारा सबसे पहले क्या है, बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं, मेनली जो जैसे कंप्यूटर है, उसका सबसे बेसिक फंक्शन कौन सा होता है कि हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर पे मान लो टाइप किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट है हमें दिख जाता है। अब जब हम लोग टाइप करते हैं तो क्या होता है कि प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे टाइप किया, मान लीजिए आपने अपना नाम ही टाइप किया, तो तुरंत आपका नाम मॉनिटर पर दिखेगा। तो ये कैसे होता है, इसी के फंक्शन है। जैसे इनपुट हम लोग देते हैं, ठीक है, तो फिर प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें हमारा आउटपुट मतलब रिजल्ट मिल जाता है। अब जो इनपुट है ये किसके द्वारा दी जाती है, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। अब हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिससे हम लोग अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं। और इसके बीच की जो फंक्शनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे CPU में। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। हम लोगों ने इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग कहाँ हुई, CPU में, और CPU ने प्रोसेस करने के बाद हमें हमारा रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा प्रोसेस वाला पार्ट है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, CPU में। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारी मेमोरी होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक ये कैश मेमोरी हो गई, ठीक। इसके बाद रैम होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी कंप्यूटर CPU की क्या होती है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। इसके बाद हमारे होते हैं रजिस्टर्स, इसमें भी डेटा स्टोर होता है। तो CPU के कौन कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, रजिस्टर्स। इसके अलावा और भी होती है, रोम होती है,
फिर उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे CPU के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। CPU में क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU जो होता है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, ठीक है। CPU सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, मतलब हमने जो भी इनपुट दिया वो प्रोसेस कहाँ होता है, CPU में। इसके अलावा ये डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश प्रोग्राम संग्रहित करता है, ठीक। मतलब बीच के जो भी प्रोसेसिंग होती है उसकी जो डेटा स्टोर भी करता है, तभी तो आउटपुट दे पाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कंप्यूटर के सभी भागों का संचालन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल सिस्टम किसके पास होता है, CPU के पास। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैश मेमोरी हमारी क्या होती है। अब मेन नॉर्मल भाषा में देखते हैं। जो कैश मेमोरी होती है, जैसे मान लो हम लोगों ने हमारे गूगल पे कुछ भी सर्च किया, ठीक है। मान लीजिए अभी KVS का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो KVS का बच्चे सर्च करते हैं, KVS का रिजल्ट, कट ऑफ कितनी गई, ये सब वगैरह वगैरह। तो क्या होता है कि जो अब कैश मेमोरी क्या करती है, जो भी जैसे हम लोगों ने सर्च किया वो सारा स्टोर कर लेगी। फिर क्या होता है कि उससे रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे। जैसे गूगल होता है, उसके नीचे आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि KVS में अब इसका रिजल्ट आया या कुछ भी, मतलब उस KVS से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोगों ने कुछ ख़रीदा है कोई साइट से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ये सारी होती हैं, तो क्या होता है उससे रिलेटेड भी चीज़ें वो दिखाता रहता है। तो वो किसकी वजह से होता है, जो हमारी कैश मेमोरी होती है इसकी वजह से होता है। ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को जो डेटा होता है वो स्टोर करवा देता है, जिससे कि कुछ भी जो भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसको वो क्या किससे रिलेटेड चीज़ें देखना चाहता है वो सब उसमें दिखाता रहता है। गूगल या कोई भी वेबसाइट हो गई या कोई भी सोशल मीडिया साइट हो गई, ये सब, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, मेमोरी से डेटा पुनः प्राप्त करने को अधिक कुशल बनाता है। ये एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी, ये स्थायी नहीं होती है। भंडारण के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे कंप्यूटर का प्रोसेसर आसानी से डेटा प्राप्त कर सकता है। ये अस्थायी भंडारण क्षेत्र जिसे कैश के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग समझ में तो आ गया होगा कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हमारी कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। रैम एक सामान्य कंप्यूटिंग संक्षिप्त नाम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं। कभी कभी इसे PC मेमोरी या क्या बोलते हैं, ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, या तो इसको PC मेमोरी बोलते हैं या केवल मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। रैम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की अल्पकालिक मेमोरी है। ये वह जगह है जहां डेटा संग्रहित किया जाता है, जिसे आप कंप्यूटर प्रोसेसर को आपके एप्लीकेशन चलाने और आपकी जो फाइलें हैं खोलने की आवश्यकता होती है। मतलब ये भी डेटा स्टोर करता है शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे क्या हो गया, हम लोगों ने मान लिए कोई अपना काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोगों ने टाइप किया, ठीक है, सेव कर दिया। फिर क्या होता है कि वो हम लोग सेव करिए तो बना रहेगा। अगर हमने सेव नहीं किया, अब तो खैर ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, तो वो क्या होता है, वो डेटा हमारा जा भी सकता है। तो ये क्या होगी, ये किसका काम, रैम जो, हाँ, हमारी रैम होती है, इसमें ये चीज़ होती है, मतलब ये टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये, ठीक। और जैसे इसके अपोजिट रोम क्या करता है, रोम करता है कि उसमें जो भी मेमोरी है, जैसे हम लोग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो भी प्रोसेस होता है उस टाइम पे उसको बूटिंग बोलते हैं, तो वो किस में होता है, रैम में, वो उसकी परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। रैम डेटा को आसानी से एक्सेस करने योग्य रखता है। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव है, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई। मान लो हमने कोई CD है, हमारा उसमें कुछ डेटा है, तो हमने CD का यूज़ किया, अब CD को बाहर कर दिया, तो उसमें से कंप्यूटर में से भी बहुत सारा डेटा अलग हो गया, ठीक है। समझ में आ गया रैम का क्या काम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अपना। तो यहाँ पे देखते हैं मेमोरी मेनली कितने टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, तो मेन लेकिन कौन सी होती है, रैम होती है हमारी, एक होती है रोम। अब रैम का फुल फॉर्म तो पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ठीक। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एस रैम और दूसरा क्या होता है? डी रैम। एस रैम क्या हो गया हमारा? मतलब एस रैम जो होती है स्टैटिक मेमोरी होती है, काफ़ी महंगी भी होती है, इसको कम यूज़ करते हैं। और डी रैम होती है जो डायनेमिक मेमोरी होती है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है, और ये चेंज नहीं होती है। इसके रोम के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। यहाँ पे भी वही बताएगा कि जो रैम हमारा है वो उसके कितने पार्ट हैं, एक तो डी रैम होता है, एक एस रैम होता है। अब डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये एक प्रकार की रैम है जो आपको एक विशिष्ट एकीकृत सर्किट के भीतर प्रत्येक बिट डेटा को एक अलग कैपेसिटर में स्टोर करने की अनुमति देती है। डायनेमिक रैम कई आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटरों की एक मानक कंप्यूटर मेमोरी होती है। इस प्रकार की रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसे नियमित रूप से वोल्टेज के साथ रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। मतलब इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है वो हो भी सकता है, ठीक है। इसका एस रैम क्या होता है? एस रैम इसका अपोजिट होता है, ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार एस रैम में जो डेटा होता है वो गतिशील रूप से बना रहता है, मतलब इसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अस्थिर, अभी भी अस्थिर है, जिसका अर्थ है कि जब मेमोरी डिवाइस को बिजली से हटा दिया जाता है तो डेटा होल्ड नहीं होता है, मतलब इसके लिए कंटिन्यू बिजली की आपको आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस भी दिया गया है तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे जो एस रैम है, एस रैम का एक्सेस टाइम कम होता है, इसलिए ये डी रैम की तुलना में तेज़ काम करती है। कितनी? ये थोड़ी फास्ट मेमोरी होती है, ठीक। किसकी तुलना में? डी रैम की तुलना में। यहाँ पे ये जो डी रैम होती है इसका एक्सेस टाइम अधिक होता है, लेकिन ये एस रैम की तुलना में स्लो वर्क करती है, ठीक है। और एस रैम डी रैम से महंगा होता है, मतलब ये महंगी होती है, और ये डी रैम जो हमारी होती है वो इतनी महंगी नहीं होती है। इसके बाद एस रैम के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी जो अधिक बिजली की खपत करती है। और इसके अपोजिट डी रैम में क्या होता है? इसमें कम बिजली की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एस रैम में कम पैकेजिंग घनत्व होता है और डी रैम में उच्च पैकेजिंग घनत्व होता है। ये कम भंडारण क्षमता उपलब्ध कराता है, और जो हमारी ये है डी रैम, ये बड़ी मतलब ज़्यादा भंडारण क्षमता उपलब्ध कराता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोम। तो रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी है जिसका उपयोग स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अभी बताया तो ये कैसी होती है? ये परमानेंट होती है। और जब हमारी रैम है वो कैसी होती है? वो परमानेंट नहीं होती है, जैसे हमारे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारी चीज़, ठीक। इसके बाद जैसे इसमें अगर एकदम से लाइट वगैरह चली जाए, आपने देखा होगा, मेन इसका एग्जांपल है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है वही इसका एग्जांपल है रोम का, ठीक। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट देख लेते हैं। इसके टाइप कितने कितने होते हैं? एक तो होता है पी रोम, दूसरा क्या है? ई पी रोम, तीसरा है ई पी रोम। तो पी रोम में क्या होता है कि इसमें जो भी डेटा है उसको हम लोगों ने अगर एक बार सेव कर दिया तो उसको दोबारा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। और ई पी रोम क्या होता है? इसमें डेटा को बदला जा सकता है, किसके द्वारा? परावैंगनी जो प्रकाश किरणें होती हैं उनके द्वारा बदला जा सकता है। लेकिन फिर क्या होगा कि पूरा डाटा आपको हटाना पड़ेगा, नया डेटा उसमें सेव करने के लिए, ठीक है। और जब हमारा ई पी रोम होता है, इसमें परावैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नॉर्मली बिजली का उपयोग करके हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसमें एक बार डेटा सेव हो गया तो चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन यूवी जो रेज होती हैं उनके द्वारा चेंज होगा। इसके बाद जो हमारा ई पी रोम है वो कैसे? उसमें यूवी रेज की आवश्यकता नहीं होती है,
वो नॉर्मली हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो जो हमारी पी-रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद ई-पी-रोम क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद ई-पी-रोम जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। इसके बाद रजिस्टर्स हमारे क्या होते हैं। अब रजिस्टर सबसे छोटी कह सकते हैं कि मेमोरी होती है, सबसे छोटी होती है मेमोरी। कैसी होती है, सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब चलने में तेज़, सबसे तेज़ भी होती है, ठीक। देखो कंप्यूटर में सबसे छोटी, इसके बाद सबसे तेज़ मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स हमारे होते हैं, ठीक है। ये सीपीयू में रजिस्टरों के रूप में स्थित है, जहाँ रजिस्टरों को डेटा रखने के लिए सबसे छोटे तथ्यों के रूप में पहचाना जाता है। अक्सर जो डेटा उपयोग किया जाता है रजिस्टरों में संग्रहित होता है, मतलब जो डेटा हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर्स में, ठीक। रजिस्टर्स में मेमोरी में डेटे का स्थान भी होता है, जिससे सीपीयू या रजिस्टर डेटा से एक्सेस करना आसान हो जाता है। मतलब इसमें जो मेमोरी होती है वो स्टोर कर लेती है। तो जो हमारा सीपीयू है, जैसे ही कोई इनपुट आया तो उसको अगर डेटा रजिस्टर में सेव है तो उसको आसानी से उसका रिजल्ट देने में जल्दी सक्रिय होता है। इसके बाद इसके कंपोनेंट देखते हैं। हमारे सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सीपीयू के मेन के फंक्शन कौन कौन से, कैसे इसके फंक्शनिंग है, मतलब घटक क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेमोरी या इसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू बोलते हैं। इसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। अब इसकी फंक्शन देखते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। एक बार सीपीयू का ये पूरा डायग्राम दिया गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। अब देखो सीपीयू ये हमारा है, इसमें क्या है, एएलयू हो गया, सीयू हो गया और क्या हो गया, मेमोरी यूनिट। अभी जो 3 फंक्शन उसमें बताए हैं वो किस में होते हैं, सीपीयू में। अब ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे दी भी गई कीबोर्ड होता है, माउस होता है और कोई भी अदर इनपुट डिवाइसेस होंगे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे 5 इनपुट डिवाइस के नाम, ठीक है, और 5 आउटपुट डिवाइस के नाम। और सारे लोग अलग अलग डिवाइस के नाम बताएंगे, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस भी याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में नॉर्मली अगर पूछा गया तो जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे इनपुट दिया गया, फिर सारा जो भी डेटा हमारा है कहाँ गया, सीपीयू में, ठीक है। अब इसमें सारे जो फंक्शन है, एएलयू है, सीयू है, मेमोरी, इसके बाद रिजल्ट आता है हमारा आउटपुट के रूप में। अब रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस कौन से, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, इसी प्रकार से। तो आपका होमवर्क पता चल गया, 5 इनपुट डिवाइसेस, ठीक, और 5 आउटपुट डिवाइसेस के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहला हमारा है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। ये कंप्यूटर की क्या होती है, मेन मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ये माइक्रो कंप्यूटर का एक हिस्सा है जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा को निर्देश देता है, ठीक है। क्या करता है, ये डेटा को निर्देश देता है कि किस चीज़ पे प्रोसेसिंग की जाएगी। मेमोरी डेटा को तब तक स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो जो हमारा डेटा है वो सारा मतलब गायब हो जाएगा, ठीक है। सभी कंप्यूटर निश्चित मात्रा में भौतिक मेमोरी के साथ आते हैं, जिसे आमतौर पर मुख्य मेमोरी या रैम कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टोरेज मेमोरी होती है वो क्या है, रैम, जो जिसके बारे में अभी हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या है, रैम, ठीक। समझ में तो आ गया होगा, रैम के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऊपर, अभी उसके हम लोगों ने टाइप भी पढ़े कौन कौन से होते हैं। अब हमारा सेकंड क्या है, सीयू, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब कंट्रोल यूनिट का क्या हो गया, जैसे कोई भी इनपुट दिया हमने, ठीक है। अब ये गया सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू में क्या हुआ कि अब ये बताएगा कि कौन सा निर्देश पहले आया था, ये किस पे कैसे काम करना है, मतलब पूरा कंट्रोल रखता है ये
कि कैसे कैसे वर्किंग करनी है। अब ऐसा है नहीं कि जैसे हमने 5+4 दिया, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद हमने पहले 5+4 दिया फिर माइनस कुछ दे दिया, तो ये अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये क्या करेगा, पहले बताएगा कि 5 आया है, फिर प्लस करना है, प्लस कितना करना है 4 को, फिर उसके बाद जो फंक्शनिंग है उसको करना है। इसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप ये निर्देश देता रहता है। ये पूरा फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ALU, इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ALU के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक सेक्शन, एक होता है लॉजिक सेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सेक्शन को अंक गणितीय खंड, ठीक है। अंक गणितीय खंड मतलब जितने हमारे प्लस माइनस जोड़ गुणा भाग ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, जो हमारा अंक ALU का अंक गणितीय खंड है, ठीक है। मतलब प्लस माइनस जोड़ गुणा भाग ये सब किस में होगा, हमारे इस वाले पार्ट में। इसके लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, इसमें मेन कंपेयर किया जाता है कि जैसे 2 चीज़ें हैं, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, अरेंज करना जैसे होता है कि या फिर जैसे मान लो 4 दे दिया और 5 दे दिया तो बताएगा कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, इसके बाद कौन किसके इक्वल है। तो ऐसे सारे फंक्शन किस में होते हैं, लॉजिक सेक्शन में। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ALU के, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी एब्रीविएशन दिए गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख सकते हैं और PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। आप लोग अगर जो बच्चे भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ICT एंड एजुकेशन। तो इसकी मेन वर्क क्या क्या, मतलब कौन कौन से फील्ड में कैसे कैसे काम करता है। इसे सामाजिक रूप से की भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी अब समाज में खेलती मतलब काम करती है, ठीक है। छात्रों को तकनीक सीखने की ज़रूरत है। मतलब जैसे अब जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना कोई फॉर्म ही फिल करना है, ठीक है, या जैसे अभी जो इलेक्शन हुए थे तो वोटर ID वगैरह या वोटर नंबर होता है, तो वो सारा किससे होता है, कहीं ना कहीं लैपटॉप या कंप्यूटर से ही होता है। सारी फीडिंग सेविंग कौन सा किसको नंबर दिया गया है, ठीक है। तो सामाजिक रूप से तो ये सब समाज के काम भी ICT पे ही धीरे धीरे डिपेंड होते जा रहे हैं। इसके बाद व्यवसायिक मतलब जो भी हमारे वोकेशनल चीज़ें हैं वो भी, जैसे नौकरी वगैरह या कुछ भी हो गया, बिजनेस भी हो गया। तो आपने देखा होगा कि अब जाते सीधा सामान कोई लिया, गूगल पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, तो इसमें ICT का यूज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद तकनीकी अभिविन्यास। अब इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी तो वैसे भी बहुत है कि उसमें ICT का यूज़ होने ही होना है, कोई भी चीज़ है। इसके बाद शैक्षणिक मतलब एजुकेशन में भी मतलब एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ICT की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो अभी जितने भी इनिशिएटिव हैं, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, और जो भी लॉन्च किया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, तो वो किस लिए बनाए गए कि वहाँ पे बच्चे घर बैठ के मतलब अपने टाइम अपने सुविधा के अनुसार चीज़ें सीख सकें, मतलब उनकी लर्निंग में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ऐसी सब चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं, हमारे ICT के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं। मेन उच्च शिक्षा में ICT का क्या उद्देश्य है, ये चीज़ देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रणाली तक पहुंच में सुधार आया है, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा जैसे कोरोना के बाद से ऑनलाइन शिक्षा का काफ़ी स्कोप भी बढ़ा हुआ है। मतलब हम लोग घर बैठ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें सीखने हैं, आर्ट हो गई, पेंटिंग हो गई। अब तो सारी चीज़ें अब जैसे हमारे NPE जो 2020 है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई गई हैं कि बच्चे जो लैब में प्रैक्टिकल वगैरह होते थे वो सब ऑनलाइन ही कर पाएँ, ठीक है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया, विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों में, ठीक है। टीचर भी जैसे एक दूसरे से चीज़ें साझा करते हैं कि कौन कौन सी विधि से पढ़ाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। अब जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ
तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो पा रहा है कि हम लोग एक आपस में कनेक्ट हैं। और आप कमेंट करके या वैसे जैसे लाइव सेशन अगर लिए जाते हैं तो उसमें आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि मतलब डिस्टेंस आप लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। इसके बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाना और सिस्टम प्रक्रियाओं और अनुपालन मानदंडों को मजबूत करना, ठीक है। छात्रों की सीखने की भागीदारी और प्रभावशीलता को मापना, छात्रों की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए छात्रों के व्यवहार विश्लेषण करना, प्रतिधारण का अनुकूलन करना, प्लेसमेंट में सुधार करना, ठीक है। अब ऑनलाइन थ्रू ही हम लोग बहुत सारी जॉब वॉब के लिए भी अप्लाई कर पाते हैं। बहुत पहले क्या हुआ करता था कि हमें नॉर्मल पता ही नहीं चल पाता था कौन सा फॉर्म निकला है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सारी दिक्कतें ICT की वजह से सब सॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रांड ऑडिट के लिए छात्रों के प्रदर्शन, प्लेसमेंट, एप्लीकेशन वॉल्यूम, वेबसाइट एनालिटिक्स और सोशल मीडिया मैट्रिक्स का विश्लेषण करना, तो ये सब ICT की वजह से हो पा रहा है। इसके बाद हमारा एक कुछ टर्म है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मीडिया। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक अतुल्यकालिक मीडिया। अब सिंपल भाषा में लोग देखें, जो हमारा सिंक्रोनस है, मान लो जैसे लाइव सेशन होता है, गूगल मीट पे हो गया या यूट्यूब पे हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, से एकदम लाइव आ रहा है, मतलब जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है उसी टाइम पे बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, अब लाइव हैं तो मतलब एक ही टाइम पे उनको जुड़ना है। अगर उस टाइम पे नहीं जुड़ पाए तो फिर मतलब बाद में देखने को मिल जाती, बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती हैं कि लाइव ही वो अपनी क्लासेस देते हैं। तो मेन यहाँ पे समझाना है कि सिंक्रोनस जो हमारा तुल्यकालिक मीडिया है वो क्या होता है, जो हमारी रियल टाइम एक्टिविटी होती है। रियल टाइम मतलब जैसे हम लोग वही लाइव सेशन कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, तुल्यकालिक, जिसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस। इसके बाद इसके अपोजिट होता है अतुल्यकालिक मीडिया। अतुल्यकालिक क्या हो गया कि जैसे अभी कोई भी क्लास है अपलोड कर दी गई है या कोई चीज़ हम लोगों ने नेट से डाउनलोड कर ली बाद में, मतलब जब हमें टाइम मिला तब, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, असिंक्रोनस में। समझ में आ गया। सिंक्रोनस रियल टाइम एक्टिविटी जितनी भी हैं या कोई भी चीज़ होगी रियल टाइम एक्टिविटी, जैसे अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो गूगल मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो वो सारी रियल टाइम ही होती है, मतलब आपको उसको वहाँ पे उस टाइम पे उपस्थित होना है। लेकिन असिंक्रोनस में क्या है कि बाद में भी अपने सुविधा या टाइम के अनुसार हम लोग चीज़ें कर सकते हैं। तो ये किस में आती हैं, अतुल्यकालिक मीडिया में, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, सिंक्रोनस मीडिया को सभी प्रतिभागियों को एक ही समय में एक साथ होने की आवश्यकता होती है, भले ही वो अलग अलग स्थानों पर हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा रियल टाइम से रिलेटेड है। इसके अतुल्यकालिक मीडिया प्रतिभागियों को सीखने की प्रक्रिया में अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर होने की अनुमति देता है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसमें टाइम फिक्स होता है, ठीक, समझ में आ गया। सिंक्रोनस और सिंक्रोनस, यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। असिंक्रोनस क्या हो गया, जैसे ईमेल हो गया, मतलब ईमेल का कोई एक फिक्स टाइम तो है नहीं कि सारे लोगों को एक ही टाइम पे मेल करना है। कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको टाइम है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ईमेल भेज सकते हैं। इसके बाद प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज, मतलब वही कि मतलब रिकॉर्ड करके क्लासेज या वीडियो कोई भी है तो हम लोग बाद में कभी भी देख लें अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद और भी है डॉक्यूमेंट मेंशन, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, अपलोड करना है। और सिंक्रोनस क्या हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब टाइम फिक्स होता है कि 9 बजे हमें जुड़ना है तो 9 बजे ही जुड़ना है। इसके बाद 9 से 1 मान लो कोई मीटिंग है तो ये टाइम यहाँ पे कहीं आप कहीं भी हैं लेकिन टाइमिंग सबकी फिक्स रहेगी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। इसके बाद चैट, हम लोग जो व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हैं तो अब दोनों लोग ऑनलाइन हैं तभी चैट संभव हो सकती है, ऐसा था नहीं कि एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है तो कैसे चैट होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद ऑडियो कॉल्स, अब आप कॉल करते हैं तो कॉल में भी दोनों लोगों का होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि अकेले कैसे बात कर सकते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, हमारे रियल टाइम के। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस क्या होता है और असिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं आईसीटी लर्निंग। अब आईसीटी में लर्निंग कैसे कैसे होती है। प्रमुख आईसीटी सीखने की श्रेणियां आईसीटी के मद्देनजर शिक्षा को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ई लर्निंग, एक है मिश्रित शिक्षा, इसके बाद दूरस्थ शिक्षा। ई लर्निंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, ब्लेंडेड लर्निंग, इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग। तो ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग लगभग एक ही चीज़ होती है। हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग हमारी क्या है, इसको देख लेते हैं। इसे ऑनलाइन लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है और ये आमतौर पर एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी ALT के क्षेत्र से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और सीखने को मिली, ALT का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉरी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक। यहाँ ऊपर इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये ALT दिया है, एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये फुल फॉर्म ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क और मल्टीमीडिया तकनीकों का उपयोग करके सीखने की तकनीकों और संबंध पद्धतियों दोनों से संबंधित होता है। दूरस्थ शिक्षा ने ई लर्निंग के विकास के लिए आधार प्रदान किया है। मतलब हमारी जो डिस्टेंस लर्निंग होती है वो ई लर्निंग उसकी वजह से और बढ़ती जा रही है, ठीक है। ई लर्निंग ऑन डिमांड हो सकती है कि मतलब अगर कैंडिडेट को किस चीज़ की कैसे डिमांड है उसके हिसाब से ई लर्निंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है। यह समय, उपस्थिति और यात्रा की कठिनाइयों पर काबू पाता है। ये उच्च भागीदारी और अधिक सहभागिता को भी अनुमति देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा ये टर्म है ब्लेंडेड लर्निंग, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो इसमें क्या होता है, ये सीखने के कई तरीकों का एक संयोजन है। इसमें मतलब मल्टी पर्पज अप्रोच हम लोग यूज कर सकते हैं सीखने के लिए। ये आमतौर पर एक ऐसी स्थिति को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां एक विशेष पाठ्यक्रम देने के लिए विभिन्न वितरण विधियों को जोड़ा जाता है। इन विधियों में आमने सामने सीखने, स्वगति सीखने, ऑनलाइन कक्षाओं का मिश्रण होता है। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया, अभी जो हम लोगों की क्लास चल रही है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास चल रही है। हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। तो एक ये ऐड हो गया, दूसरा ये ऐड हो गया। इसके बाद जैसे हमारी जो शॉर्ट वीडियो भी आती रहती हैं तो उससे भी क्या होता है, आपको सीखने को मिलता है। तो तीसरा ये हो गया। इसके बाद इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ भी ऐड होके आप भी कोई नोटिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई चैनल है जो आपको एजुकेशनल टीचिंग करवाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, अब ये देखो 4 चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो यही क्या हो गया, हमारा ब्लेंडेड लर्निंग का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये देखो फेस टू फेस, इसमें फेस टू फेस भी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद ऑनलाइन चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फेस टू फेस मान लो हम लोगों ने क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है। ऑनलाइन क्या हो गया कि कोई मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको दे दिया, या फिर होमवर्क दे देते हैं, और या जैसे कोई बच्चे हैं अलग से क्लास लेना चाहते हो, ऑनलाइन डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। तो इन सब ये दोनों चीज़ें जहाँ पे एक साथ हो जाएं तो वही हमारा क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग होता है, ठीक है। मतलब मल्टीपल अप्रोच यूज़ की जाती हैं। इसके बाद हमारी डिस्टेंस लर्निंग, तो आपको पता ही होगा, ई लर्निंग का ही एक पार्ट है। एक प्रकार की शिक्षा है जहाँ छात्र घर या कार्यालय में अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, काम करते हैं और फैकल्टी और अन्य छात्रों के साथ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फोरम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग और कंप्यूटर आधारित अन्य रूपों के माध्यम से संवाद करते रहते हैं, ठीक। इसे ओपन लर्निंग के नाम से भी जाना जा सकता है। मतलब इसके लिए कोई आपको जगह या टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक। ये देखो जैसे यहाँ पे हो गया,
अब ये लाइव सेशन हो गया, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो टाइप का कुछ हो गया, ये हमारा वर्कशीट हो गई, ठीक है। ये मूल्यांकन की कोई विधियाँ हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग हम लोग अलग अलग जगह से पता नहीं कहाँ से जुड़ा है, लेकिन एक जगह पे अपनी सारी चीज़ें इकट्ठे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीटी में, तो इसको भी देखते हैं कि कौन कौन से जो भी डिजिटल इनिशिएटिव हैं सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं जो हायर एजुकेशन में वर्क करते हैं। डिजिटल क्रांति ने उच्च शिक्षा में कई बदलाव लाए हैं। वास्तव में हर संस्थान डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है, जैसे स्वयं हो गया, ठीक है, भारत के अपने मूक्स तैयार करता है, ठीक, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके अलावा नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी जैसी पहल है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है, टीचर टॉक वगैरह हो गया, बहुत सारे जो इनिशिएटिव हैं जो हायर एजुकेशन में किए गए हैं, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, ये मतलब क्यों किस लिए उपयोगी होती है, वहनीय मतलब अफोर्डेबल होती है, आप कहीं से भी रह के चीज़ें सीख सकते हैं, उच्च गुणवत्ता प्राप्त करवाता है, समावेशी मतलब इंक्लूसिव शिक्षा, इंक्लूसिव चीज़ों पे ये वर्क करता है, ठीक है। रोजगार संबंधित चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट का उपयोग होता है इसमें, स्मार्टफोन, उच्च व्यय खर्चा भी काफ़ी होता है। अकुशल को कुशल बनाना मतलब जिनको जैसे अब किसी को कोई चीज़ सीखनी है तो ज़रूरी नहीं है उसके क्षेत्र में मतलब या उसके जहाँ वो रहता है वहाँ पे उस चीज़ का स्कूल या इंस्टीट्यूट उपस्थित हो, तो क्या किया जाता है कि ऑनलाइन हम लोग, लेकिन कोई भी अपनी चीज़ें हैं, कोई भी जैसे को करिकुलम एक्टिविटी हैं हम लोग को, जैसे डांस हो गया, आर्ट हो गया, या फिर सिलाई बुनाई कढ़ाई, आजकल सारी चीज़ें हम लोग एक प्लेटफॉर्म कोई भी है, सबके बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, उस पर जुड़ के सीख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा है यहाँ पे NMEICT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का एहसास करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब ये एक पूरा सेंटर कह सकते हैं जहाँ पे सारी आईसीटी से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एव्यू सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, मतलब इसके लिए अलग से शिक्षण टीचर ट्रेनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ये शिक्षकों पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के सफल कार्यान्वयन का आधार बन सकता है, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा कौन सा है, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ठीक। ये भी हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको कब किया गया था, 2003 में भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IIT जो बेंगलुरु है, IIT बेंगलोर, ठीक है, उसने इसको विकसित किया था। तो इसमें कौन कौन से और संस्थान है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, इन सब के द्वारा ये शुरू किया गया था। 5 मुख्य विषयों की पहचान की गई थी, अर्थात सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, और इस चरण में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 235 पाठ्यक्रम विकसित किए गए थे। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। फोकस एरिया इसमें क्या था, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, कॉन्टीन्यूअस एंड ओपन लर्निंग, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग से ये ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें थी इसमें। फ्री क्वालिटी के वेब कोर्स इसमें थे, कितने 420 थे, क्या मतलब है, वीडियो कोर्सेज 590, इस प्रकार अलग अलग मतलब विभाग से आप लोग कोर्स कर सकते थे, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं थी, कोई फीस नहीं थी, फ्री में सारा कुछ ये प्रोवाइड किया जाता है।
इसके बाद स्वयं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वयं कहाँ पे बना हुआ है? मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसको बनाया गया है। एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक। ठीक है, तो इसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब स्वयं का संस्कृत मीनिंग क्या होता है? सेल्फ, मतलब स्वयं से सीखना। यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये सर्वोच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक मतलब ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो किसी भी समय और कहीं भी आईटी सिस्टम का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। इसे भारत सरकार द्वारा शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, जो लोग मतलब कहीं पे पहुंच के अपनी चीज़ें या कोर्स कोई या पढ़ना है उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख के स्वयं का निर्माण किया गया था। इसके बाद है, तो इसमें 4 मेन चीज़ों पे ये वर्क करता है। पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने वाले वीडियो ट्यूटोरियल सामान्य रूप से 20 घंटे, प्रत्येक व्याख्यान 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ई सामग्री भी इसमें दी जाती है, मतलब वीडियो वगैरह इसमें प्रोवाइड होती हैं, ई सामग्री वगैरह दी जाती है, मतलब शिक्षा से जोड़ा जाता है, जिसको भी जो भी पढ़ना है उससे। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट, मतलब स्व मूल्यांकन भी किया जाता है, जैसे क्विज के द्वारा या फिर कोई और भी एक्टिविटी के थ्रू। प्रश्नों को पोस्ट करने के लिए चर्चा मंच, मतलब इस यहाँ पे हम लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं कोई भी टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये इसका लोगो है, यहाँ पे लिखा है शिक्षित भारत, उन्नत भारत। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि स्वयं का लोगो जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, और ये इसका फुल फॉर्म हो गया स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये अकादमिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए एकेडमिक पुरस्कारों के डिजिटल जारी करने, भंडारण, पहुंच और सत्यापन की सुविधा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, एनएडी शिक्षा रिकॉर्ड डिजिटल सक्षमता प्राप्त करने की दिशा में डिजिटल इंडिया थीम के तहत एक अनूठी, अभिनव और प्रगतिशील पहल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे हमारा एक ऐप है डिजी लॉकर। ठीक है, तो ये उसके ही थ्रू किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने जो भी सर्टिफिकेट हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और वो मतलब मान होते हैं। अगर कहीं पे है कि आपके पास असली नहीं है तो आप उसमें से दिखा सकते हैं, तो वो काम कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। ये क्या है? इसमें 32 DTH चैनल हैं जिनमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, और कब करवाई जाती है? पूरे टाइम 24/7, मतलब 7 दिन 24 घंटे ये चैनल चलते रहते हैं। हर दिन कम से कम 4 घंटे का नया कंटेंट होगा, जिसे दिन में 6 बार दोहराया जाएगा। मतलब हर दिन 4 घंटे का नया कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और मतलब 6 बार उसको रिपीटेशन मोड पे करवाया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय का चुनाव कर सकें। मतलब जिसको जब भी टाइम मिल रहा है तब वो देख सकता है। ठीक है, अब इसका भी है फ्री DTC चैनल फॉर एजुकेशन। ये सब आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो ये फ्री चैनल है, कितने हैं? 34 चैनल हैं जिसपे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा है शोध सिंधु। ये रिसर्च वर्क जो होता है हमारा उससे रिलेटेड है। शोध सिंधु पहल के माध्यम से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 15,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब जो
हम लोग रिसर्च जो वर्क जब करते हैं तो हम लोग जर्नल या ट्यूटोरियल वगैरह देखते हैं कि मतलब पहले एक रिसर्च कैसे हुई है, हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित है। यहाँ पे सबकी रिसर्च वर्क ज़्यादातर मिल जाती है या फिर ई बुक्स भी मिल जाती हैं। ये डिजिटल मोड का उपयोग करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों तक पहुँच की अनुमति देता है। मतलब जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं उनकी कैसे रिसर्च हुई है उसके मेथड्स या उनके तरीक़ों को हम लोग इसके थ्रू देख सकते हैं, ई शोध सिंधु के थ्रू, ठीक है। ये ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, ठीक है। ये इसका पूरा लोगो वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल लैब। अब वर्चुअल लैब है कि यहाँ पे हम लोग मतलब ऑनलाइन किताबें पढ़ सकते हैं, तो ये इससे ही संबंधित है। मतलब कहीं भी हमें लाइब्रेरी या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जैसे कोई भी देखना है कि एक्सपेरिमेंट वगैरह कैसे करना है या कैसे उस पर करना है, तो वीडियो दिए गए हैं या फिर उस तरह के टॉपिक दिए गए हैं कि आप लोग देख के उनको सीख सकते हैं। भौतिक दूरी अन्य संसाधनों की कमी हमें प्रयोग करने में असमर्थ बनाती है, खासकर जब वे परिष्कृत उपकरणों को शामिल करते हैं। अच्छे शिक्षक हमेशा एक दुर्लभ संसाधन होते हैं। वेब आधारित वीडियो आधारित पाठ्यक्रम कुछ हद तक शिक्षण के मुद्दे को संबोधित करते हुए दूरस्थ प्रयोग के माध्यम से बुनियादी और उन्नत अवधारणाएं सीखते हैं। अब इनमें से कुछ उपकरणों के आसपास अच्छे प्रयोग डिजाइन करना संभव जो एक छात्र के सीखने के लिए वृद्धि करता है। मतलब वर्चुअल लैब इसीलिए बनाई गई है कि आप लोग जो अच्छे अच्छे संस्थान हैं या जो अच्छे टीचर हैं उनसे जुड़ के वीडियो के थ्रू या कैसे भी एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएँ, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देखो जैसे मान लो ये कोई अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या टीचर हैं, ये दूसरी जगह के हैं, ये अलग। अब हमको एक ही जगह पे वर्चुअल लैब के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग इनसे जुड़ के जो भी हमारे प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं उनको अलग अलग जगहों से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ई यंत्र। अब ये किससे रिलेटेड है, ये मेनली जो रोबोटिक सिस्टम चल रहा है आजकल उस पर बेस्ड है। ये भी इंजीनियरिंग के फील्ड का एक अहम टॉपिक है, ई यंत्र, ठीक है। इसको किसने बनाया था, IIT बॉम्बे ने। इसका नेक्स्ट हमारा है कैंपस कनेक्टिविटी। अब जो हमारा NMEICT है जो हम लोगों ने अभी शुरू में पढ़ा था उसके थ्रू कैंपस कनेक्टिविटी ये चीज़ है। जैसे मान लो हम लोग कोई यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम लोगों को, मान लो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तो अब कोई भी डेटा या कोई जैसे हमारी जो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिन पे मिक्स्ड क्लास भी होती है, कोई चीज़ सीखनी है, तो ये क्या करता है वो सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करवा देता है कि आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और ये डेटा भी प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट की एक्टिविटी सुविधा ये सब प्रोवाइड करवाता है। के तहत विश्वविद्यालयों के लिए 1 Gbps कनेक्टिविटी और कॉलेजों के लिए 20,512 kbps ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। PMO की डिजिटल इंडिया पहल के दिशा निर्देशों पर अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फैसला किया है विश्वविद्यालयों के परिसरों में 1 Gbps बैंडविड्थ वाले वाईफाई, ठीक है, ये वाईफाई सिस्टम प्रोवाइड करता है कि मतलब हम लोग कैंपस के अंदर कोई भी चीज़ें हैं इंटरनेट से रिलेटेड तो उनको यूज़ कर सकते हैं। ये सभी IIT, IIM, NIT में वाईफाई परिसरों की स्थापना की गई है। अगर जो बड़ी अच्छी अच्छी संस्थानें हैं IIT, IIM ये सब NIT वगैरह, इनमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। देखो ये यहाँ देख सकते हैं, तो ये कैंपस के अंदर पूरा आपको ये कनेक्टिविटी मिलेगी, कहीं से भी आप किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं कैंपस के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉक टू टीचर।
ये IIT बॉम्बे द्वारा विकसित है, जिससे क्या है कि बच्चे टीचर से अपने कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन की एक पहल है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ताकि कुछ चयनित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जा सके, जो IIT बॉम्बे में प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विद्वानों द्वारा बड़े पैमाने पर पढ़ाए जाते हैं। मतलब जो IIT वगैरह या बहुत सारे अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे जो लेक्चर पढ़ाए जाते हैं कोई भी टॉपिक पे, तो ये क्या है कि ये उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग या फिर जो पढ़ा रहे हैं लाइव सेशन प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि सारे बच्चे जिनको भी वो कंटेंट पढ़ना है या देखना है, तरीके उनके सीखने हैं, तो वो इससे सबसे जुड़ सकें, मतलब अच्छे टीचर से जुड़ सकें। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया गया है। देश भर के फैकल्टी को वर्चुअल क्लासरूम प्रदान करने के लिए अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित एव्यू सहयोग टूल का उपयोग किया गया है। तो इसमें किसने सहयोग किया है? अमृता यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब हम लोग अपने जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमें टॉपिक पढ़ना है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे कि अब अच्छे से अच्छे टीचर से इसके थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक, ये सारे इनिशिएटिव हैं, आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं या फिर अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ये देखो टॉक टू टीचर है कि मतलब लर्निंग को कहीं से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उनके मतलब रिसर्च वर्क को देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, मतलब कोई टॉपिक हो उस पर उसको देख सकते हैं, या उसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन या कोई हमें समस्या है उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ई आचार्य। ये भी एक सामग्री पोर्टल है जहाँ पे मतलब जो हमारी कंटेंट वगैरह है उसके PDF या ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। गांधीनगर में इस रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। डिजिटल सामग्री के संरक्षण के बुनियाद सिद्धांत मानक मेटा डेटा स्कीमा लागू करने के लिए प्रदान किया गया है। सामग्री ज़्यादातर NCERT द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मतलब NCERT के द्वारा हमें डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारा ई पाठशाला है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से भी हम लोग बुक्स वगैरह के PDF वगैरह कोई भी कंटेंट पढ़ना है तो देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल अ गेटवे टू ऑल लर्नर, मतलब हम लोग कहीं से अच्छा कंटेंट जहाँ से भी हमें लेना है, मतलब एक जगह नहीं समझ में आ रहा है दूसरी जगह से ले सकते हैं, या कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो और जगह से देख सकते हैं। इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके बाद हमारा है ई कल्प। ठीक है, ये भी एक इनिशिएटिव है, ये भारत में डिज़ाइन के लिए बनाया गया है। मतलब हमारी जितनी डिज़ाइन वगैरह हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आपने देखा ऐड वगैरह आते हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे किसी का प्रचार आ गया या कोई चीज़ आ गई, जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें होगी यहाँ पे देख सकते हैं। डिज़ाइन पर ई लर्निंग प्रोग्राम, जैसे कोई प्रोग्राम भी कोर्स लॉन्च किया, आर्किटेक्चर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, शिल्प क्षेत्र सहित डिजिटल डिज़ाइन संसाधन डिज़ाइन के लिए सहयोगी सीखने की जगह के साथ उच्च शिक्षा या सोशल नेटवर्किंग ICT के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन के उत्पादों के लिए डिज़ाइन इनपुट। मतलब ये कल्प जो हमारा ई कल्प है, ये किससे रिलेटेड है? डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी कोर्स होते हैं। ठीक, ये इसके लिए बनाया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसका ये क्या है? क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिज़ाइन। ठीक, एनिमेशन वगैरह जो चीज़ें आप लोग देखते हैं आजकल काफ़ी यूज होती हैं, वो सब इसी के माध्यम से होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा ई विद्वान। तो ये क्या है? ये एक है पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है कि जो शोधकर्ता हैं या फिर उनसे जैसे प्रोफेसर वगैरह हो गए, उनसे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए। ये मेनली रिसर्च वर्क के लिए ये भी बनाया गया है। विद्वान मतलब जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, उनसे हम लोग अपने रिसर्च
को लेकर कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है विद्वान, ड्यूरिंग योर टाइम एट होम इन ज्वाइन हैंड्स विद R&D ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग रिसर्च। ठीक, समझ में आ गया, ये रिसर्च वर्क से रिलेटेड है चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। इसे 87 स्नातक पाठ्यक्रमों UGC के लिए ये सामग्री तैयार करने का काम सौंपा गया है। मतलब जो हमारे स्नातक मतलब बैचलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं UGC के द्वारा, ठीक है, कितने 87 उसकी सामग्री तैयार करने के लिए बनाया गया है। UGC ने 77 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये सामग्री प्रकाशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये भी कंटेंट से रिलेटेड है। 87 हमारे जो स्नातक कोर्स और इसके बाद 77 जो परा स्नातक कोर्स, उनके लिए जो भी सामग्री बनाना है वो सब कौन करता है, ये अलग प्लेटफॉर्म करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ई जर्नल। इसमें भी ये भी हमारा रिसर्च से काफ़ी रिलेट करता है। ये किसके द्वारा बनाया गया, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा अधिक पहुंच बढ़ाने और ग्रंथ सूची डेटाबेस की पहुंच में वार्षिक बचत उत्पन्न करने के लिए स्थापित एक संघ है। UGC ने कला, मानविकी, विज्ञान जैसे विषयों को कवर करने वाले सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं और ग्रंथ सूची डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपना डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो रिसर्च वर्क वही जर्नल वगैरह हम लोग सब लोग इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतने इनिशिएटिव हैं। ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा हिंदी नारी, वहाँ पे मिलेगी। आप लोग सब लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया है। क्या दिया गया था, 5 इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस और 5 आउटपुट डिवाइस। तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसी बाद क्लास बताइए कैसी लगी, कोई भी सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ यहीं पे मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।